दोस्तों नमस्कार। आज हम मध्यकालीन भारत पर आपसे चर्चा करेंगे और मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम जिस टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे वो है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों में किसने किसने आक्रमण किया है और उसके परिणाम क्या हुए हैं, इस पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। अब इतिहास विषय पर देखेंगे तो हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लगभग 7 पार्ट बनाए हैं। आप जाकर के उन वीडियो को देखेंगे तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आज हमें चर्चा करनी है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो सर्वप्रथम ये जानिए आप कि इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पैगंबर का पद खाली हो जाता है। अब जब पैगंबर का पद खाली हो जाएगा तब उसके बाद इस्लामिक जगत में किस पद की शुरुआत होगी? खलीफा के पद की शुरुआत होगी। ये भी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि ही मानते थे। अगर खलीफा के बारे में देखें तो ये जो खलीफा होता था ये पूरे इस्लामिक जगत का धार्मिक गुरु होता था या धार्मिक नेता होता था। इसके निर्देशों आदेशों के हिसाब से ही इस्लामिक जगत के लोग अपने अपने काम काज को करते थे। अब जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो जो पहला खलीफा बनता है वो है अबू बकर। अबू बकर ने शासन कहाँ से किया? तो मदीना से किया। इसके बाद देखेंगे तो जो खलीफा का पद है ये विभिन्न देशों में बदलता रहता है। पहले सऊदी अरब में रहेगा, फिर इसके बाद आप देखेंगे सीरिया पहुंच जाएगा, सीरिया से इराक, फिर मिस्र, इसके बाद टर्की। देखेंगे धीरे धीरे कई देशों में ये बदलता रहता है। वहाँ के प्रतिनिधि जो सशक्त होते हैं उनको दे दिया जाता है। एक समय था जब जो खलीफा थे वो कहाँ के शासक थे? तो सऊदी अरब, वो इराक में थे अब्बासी खलीफा। इराक में अब्बासी खलीफा थे और इन्हीं अब्बासी खलीफा के यहाँ कुछ लोगों ने दास के रूप में तथा सैनिकों के रूप में नौकरी की थी। और ये कौन लोग थे? ये अभी हाल में इस्लाम में कन्वर्ट हुए लोग थे। इनको हाल ही में धर्मांतरित किया गया था। जिस भी धर्म के रहे होंगे उनसे इसमें किसमें कन्वर्ट किया गया? इनको इस्लाम में। जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए तो ये आके कहाँ नौकरी करते हैं? तो दासों के रूप में, और कुछ लोग सैनिकों के रूप में आके नौकरी कर लेते हैं। किसके यहाँ? अब्बासी खलीफाओं के यहाँ। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब इनकी पतनावस्था की स्थिति आती है, जब ये शासक कमजोर पड़ने लगते हैं, तो यही लोग जो इनके यहाँ सैनिक के रूप में नौकरी कर रहे हैं और दासों के रूप में, तो देखेंगे सैनिक के रूप में जो नौकरी कर रहे हैं वो धीरे धीरे जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये तुर्क कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? तुर्क। अब इन्हीं तुर्कों में पहला शासक माना जाता है जिसने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो उसका नाम है अलप्तगीन। अब गजनी कहाँ है? तो गजनी है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक छोटा सा देखेंगे भाग है गजनी। अभी इस समय तो ये गांव है लेकिन उस समय प्रांत हुआ करता था। ये गजनी छोटा सा था। यहीं पर जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी उसका नाम था अलप्तगीन। ये क्या थे? ये तुर्क थे। अब अलप्तगीन के बाद उसका दास बिलक्तगीन गद्दी पे बैठेगा और बिलक्तगीन के बाद उसका दास सुबुक्तगीन गद्दी पे बैठेगा। कहाँ बैठेगा? तो गजनी की गद्दी पे ये लोग बैठ रहे हैं। अब सुबुक्तगीन पहला ऐसा तुर्क है जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था, तो वो था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद अब गजनी की गद्दी पे बैठता है कौन? उसका लड़का महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब यहाँ गद्दी पे बैठता है तो धीरे धीरे विस्तार करता है और इन क्षेत्रों को अपनी पकड़ में बना लेता है। जब यहाँ अपनी स्थिति थोड़ी सी वो मजबूत करता है तो इसके बाद वो धन की प्राप्ति के लिए, धन लूटने की इच्छा से भारत पे अटैक करेगा। और कितनी बार अटैक करता है? तो 17 बार भारत पे आक्रमण करता है। अच्छा, महमूद गजनवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं कि यह पहला तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो एक तो सुल्तान की उपाधि धारण किया था, दूसरी गाजी की उपाधि धारण करता है, यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लत।
4 उपाधियां इसकी आप देखेंगे। पहली उपाधि कौन सी है? सुल्तान की उपाधि है। दूसरी गाजी की है, तीसरी यामीन उद दौला की है और चौथी आमीन उल मिल्लत की है। महमूद गजनवी ऐसा शासक है जो अपनी सेना में हिंदुओं की भी नियुक्ति करता है। इसमें आप देखेंगे तिलक और सेवन राय जैसे 2 हिंदुओं को सेनापति के रूप में नियुक्त करता है। इसके बाद अब ये भारत पर अटैक करेगा धन को प्राप्त करने की इच्छा से। तो इसका सर्वप्रथम जो आक्रमण होता है तो देखेंगे ये पंजाब प्रांत जो है 1000 ईस्वी में, अच्छा गद्दी पे बैठता है 998 में, इसकी मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। पहला अटैक कहाँ होगा? अभी ये गजनी है, ये गोर है, ये गोर गजनी इधर समरकंद ये सब इसके कब्जे में है। अभी अब अटैक कर रहा है किस क्षेत्र में? तो आप देखेंगे ये भारत वाला जो क्षेत्र है, ये भारत का उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो है, इस क्षेत्र में अब अटैक करेगा। जो अभी देख रहे हैं आप पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से सटा एरिया, कश्मीर से सटा एरिया, इन सभी एरिया में अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता बनाए हुए राजा बैठे हुए थे। उनसे एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत को उभारने से कोई मतलब नहीं था। वो छोटे छोटे क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र सत्ता को बना के बैठे हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे आप देखेंगे महमूद गजनवी या बहुत सारे तुर्क, मंगोल, मुगल जो भी आएंगे वो इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे अटैक करते हैं और भारत से अपार धन संपदा को लूटने का काम करते हैं। बाद में आप देखेंगे तुर्क तो यहाँ पे शासन भी स्थापित करते हैं, उसके बाद मंगोल आ जाते हैं, उसके बाद मुगल आ जाते हैं। अब आप देखेंगे तो सर्वप्रथम इसका अटैक कहाँ होता है? पंजाब में 1000 ईस्वी में अटैक होता है, जिसमें सफल भी होता है। इसके बाद अब ये धीरे धीरे 17 बार अटैक करेगा, लेकिन इसमें मैं 17वां आक्रमण जो इसके हुए हैं, अटैक हुए हैं, इसकी चर्चा नहीं करूंगा। जो महत्वपूर्ण आक्रमण हुए हैं जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पंजाब पे आक्रमण करने के बाद आप देखेंगे कश्मीर और अफगानिस्तान से सटा हुआ एरिया, ये है हिंदू शाही वंश, ये है हिंदू शाही वंश का क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पे वो दूसरा अटैक करता है 1001 ईस्वी में। यहाँ का शासक रहता है जयपाल। कौन होता है यहाँ का शासक? हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल रहता है। महमूद गजनवी जब इसको पराजित कर देता है तो ये अग्निदाह या आत्मदाह कर लेता है। कहाँ? अग्नि में कूद करके। इसके बाद अब इसका लड़का इस यहाँ की गद्दी पे बैठेगा। कौन? आनंदपाल बैठता है। आनंदपाल बदला लेने के लिए महमूद गजनवी से एक संघ का निर्माण करता है और उस संघ को लीड कौन करता है? तो चंदेल शासक गंडदेव। अब इनका मूल उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी को हानि पहुंचाना। लेकिन आप देखेंगे महमूद गजनवी 1008 ईस्वी में पुनः अटैक करता है हिंदू शाही वंश पर और अटैक करके आनंदपाल को वयहिंद के युद्ध में पराजित कर देता है। इसके बाद देखेंगे 1-2 शासक हिंदू शाही वंश के और भी आते हैं जो उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन अंततः तुर्कों ने हिंदू शाही वंश को तुर्क साम्राज्य में मिला ही लिया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1011 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण करता। थानेश्वर कहाँ है? तो जहां आज हरियाणा है, इसी एरिया में थानेश्वर हुआ करता था। 1011 ईस्वी में यह थानेश्वर पर अटैक करता है और थानेश्वर से चक्र स्वामिन की मूर्ति को उठा कर ले जाता है और उसे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। ये चक्र स्वामिन भगवान विष्णु की मूर्ति थी। अब अगला अटैक इसका देखेंगे जो मुख्य अटैक है, तो इसके बाद 1015 में ये कश्मीर पे अटैक कर देता है। अब इस समय कश्मीर का शासक कौन है? ये कश्मीर वाला प्रांत है। कश्मीर का शासक कौन है? तो कश्मीर का शासक संग्राम राज है, लेकिन इसमें इसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। अब आगे आप देखेंगे तो 1018 में 1000 में पंजाब में किया। इसके बाद आप देखेंगे 1001 में कहा किया? तो ये हिंदू शाही वंश, ये जो गांधार उंधार वाला रीजन है आप देखेंगे तो इसी क्षेत्र में पहले हिंदू शाही वंश हुआ करता था। ये कश्मीर और अफगानिस्तान से सटा हुआ एरिया। यहाँ 1001 में अटैक करता है, फिर 1008 में दोबारा यहाँ अटैक करता है। 1015 में कहा करेगा? कश्मीर पे। अब इसके बाद 1011 में करता है थानेश्वर हरियाणा वाले एरिया में। इसमें क्या होता है?
यहाँ से ये चक्र स्वामी भगवान विष्णु की मूर्ति को उठा के ले जाता है, उसे खंडित कर देता है। इसके बाद इसका अगला अटैक आप देखेंगे 1018 में कहाँ हो रहा है। 1018 में अब कन्नौज पे करेगा। कन्नौज वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये है, इसी से थोड़ा से दूर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप में तो कन्नौज आपको मिलेगा। ये कन्नौज वाले एरिया में अटैक करता है। अब कन्नौज में यहाँ का शासक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो महमूद गजनबी के डर से राज्यपाल राजधानी छोड़ के भाग जाता है। जब राज्यपाल राजधानी छोड़ के भाग जाएगा तो उस समय बुंदेलखंड एरिया में एक शासक चंदेल वंशी शासक थे विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया? तो राज्यपाल की हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? चूंकि ये राजधानी छोड़ के भाग गया था, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी, इसीलिए चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। अब जब राज्यपाल राजधानी छोड़ के भाग जाता है तो विद्याधर आगे बढ़ता है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे बुलंदशहर यहाँ पर है। ये बुलंदशहर में अटैक करता है। उस समय बुलंदशहर का नाम बरन हुआ करता था। अब बुलंदशहर का शासक हरदत्त रहता है। हरदत्त तलवार के डर से, आप कह सकते हैं तलवार के डर से या महमूद गजनबी के डर से कि अटैक का सामना करना पड़ेगा, और डर से मुसलमान हो जाता है। तो इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा कि हरदत्त नामक शासक मुसलमान हो जाता है। कहाँ पे? बरन वाले क्षेत्र में, जहाँ बुलंदशहर है। जब ये मुसलमान हो जाता है तो और आगे बढ़ के ये मथुरा तक लूटपाट करेगा। कौन? मथुरा तक महमूद गजनबी फिर आगे लूटपाट करता है। अब आप आगे देखेंगे इसमें तो 1019 में चूंकि बुंदेलखंड का शासक जो है चंदेल वंशी शासक विद्याधर, इसने राज्यपाल की हत्या कर दी थी और इनका प्रतिरोध भी किया था, इसलिए 1019 में ये इसके क्षेत्र में अटैक करता है। लेकिन बुद्धिमानी से विद्याधर ने अपनी सेनाएं पीछे हटा ली। लेकिन दोबारा फिर से अटैक होगा 1021 ईस्वी में इसी के एरिया में। थोड़ा से ऊपर आप देखेंगे पंजाब वाले एरिया से होते हुए इसके क्षेत्र पर अटैक करने आता है। लेकिन इस बार विद्याधर आगे बढ़कर इसकी सेनाओं का मुकाबला करता है और अंततः आप देखेंगे महमूद गजनबी को संधि करने के लिए मजबूर कर देता है। कौन? विद्याधर। तो राजपूत वंश में केवल एक ही शासक है विद्याधर, जो महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश कर देता है। अर्थात एक ऐसा शासक भारत का चंदेल वंशी विद्याधर जी हैं जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं होते बल्कि उसको संधि के लिए विवश कर देते हैं। बाकी इधर के आप राजा देखेंगे, कोई राजधानी छोड़ के भाग जा रहा था, कोई इस्लाम स्वीकार कर ले रहा था। इस प्रकार के राजा आपको इतिहास में मिलेंगे जो छोटे से छोटे, आप इस समय के अगर 1-2 जिलों को मिला दें तो 1-2 जिलों को मिला करके अपनी सत्ता स्वतंत्र रूप से चला रहे थे, लेकिन महमूद गजनबी के अटैक को ये संभाल नहीं पा रहे थे। अब आप देखेंगे इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है 1025-26 में। 1025-26 में अटैक कहाँ करता है? तो गुजरात में करता है, सोमनाथ मंदिर पर। इस समय अन्हिलवाड़ के क्षेत्र में चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय रहता है। गुजरात के जो अन्हिलवाड़ क्षेत्र है यहाँ चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम रहता है, भीम द्वितीय नहीं, भीम प्रथम रहता है। जब यहाँ पे महमूद गजनबी का अटैक होता है तो ये भाग के कहाँ चला जाता है? कच्छ में चला जाता है। यहाँ से महमूद गजनबी सोने की मूर्तियों को उठा ले जाता है और बहुत सारे धन संपदा को यहाँ से लूट लेता है। इस प्रकार आपको भीम प्रथम की कायराना हरकत यहाँ पे दिख रही होगी आपको। ये कब हुआ? 1025-26 में। अच्छा, इसका अंतिम अटैक होता है ये मुल्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पे जाट और खोखर रहते थे, इनके विरुद्ध इसका अंतिम अटैक 1027 में होता है। अब ये इसलिए होता था कि जब यहाँ से लूट के जाते थे तो ये भी वसूलने के लिए बीच में अटैक कर देते थे। तो अंततः इनके ऊपर ये अटैक करता है 1027 में जाटों और खोखरों के विरुद्ध। इस प्रकार से देखेंगे तो इसका कितना अटैक हो गया, कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण महमूद गजनबी करता है। 1030 में इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो गजनी में जाता है और यहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य और हैं, जैसे इसके स्वर्ण सिक्के कुछ मिले हैं और इसके स्वर्ण सिक्कों पर आप देखेंगे तो लक्ष्मी देवी और भगवान शिव की आकृतियां मिली हैं
और उस पर संस्कृत में एक लेख मिला है, अव्यक्तम मोहम्मद बिन अवतारम। ये प्रश्न पूछा गया है। इसके दरबार में कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान भी रहते थे, जिनके बारे में अधिकतर देख रहे हैं एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहले किस इतिहासकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी इतिहासकार तो था ही, गणित, दर्शन, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान भी था। अब अल-बिरूनी कौन था? तो अल-बिरूनी आप ये देख रहे हैं, ये है अफगानिस्तान। इसी अफगानिस्तान से सटा आपको दिख रहा होगा तुर्कमेनिस्तान। अगर आप मैप में देखेंगे, यही उज्बेकिस्तान। तो यही उज्बेकिस्तान में खीवा नामक एक स्थान है। जब महमूद गजनबी इस मध्य एशिया के इस पार्ट में अटैक करता है, तो खीवा पर जब विजय करता है तो खीवा से किसे अपने साथ लेके आता है? खीवा से अल-बिरूनी को अपने साथ लेके आता है। अल-बिरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान था। जब अल-बिरूनी इसके साथ, महमूद गजनबी के साथ भारत आता है, तो वह काशी के ब्राह्मणों की मदद से संस्कृत का अध्ययन करता है और फिर ज्योतिष का अध्ययन करता है, पुराणों का अध्ययन करता है। इसके बाद वह एक किताब लिखता है जिसका क्या नाम है? तो जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नाम है इसका। अब हिंद या तहकीक ए हिंद ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें आप देखेंगे भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को इसने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातों का भी ये जिक्र किया है जिसको माना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई बातें हैं। अब आप देखेंगे जो किताबुल हिंद है, इसका इतना महत्व था, ये आप कह सकते हैं उस समय की स्थिति को जानने के लिए कि इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद सचाऊ ने किया तथा हिंदी में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। अगर दूसरे विद्वान की बात करें तो दूसरा था उतबी। उतबी भी इतिहासकार था। इसने एक किताब लिखी है तारीख यामनी या किताब उल यामनी, जो कहाँ के विषय में जानकारी देती है? तो मध्य एशिया के विषय में जानकारी देती है। तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा बैहाकी था। बैहाकी जो था ये भी इतिहासकार था। इसने अरबी में एक पुस्तक लिखी है तारीख सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन कौन था? तो सुबुक्तगीन था महमूद गजनबी का पिता। उसके बारे में इसने जिस पुस्तक में लिखा है उसका नाम है तारीख सुबुक्तगीन। अच्छा, इसे एक उपाधि दी जाती थी पूर्वी पेप्स। अब अगला देखेंगे तो फिरदौसी का नाम आपने सुना होगा। फिरदौसी ने फारसी में एक किताब लिखी है शाहनामा। इसकी भी उपाधि क्या है? पूर्व का होमर। इसने अपनी किताब में जिक्र किया है कि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। इसने कश्मीर का चित्रण बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। अच्छा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महमूद गजनबी के दरबार में कौन कौन से इतिहासकार थे, कौन कौन से विद्वान थे? तो कुछ इतिहासकार अल-बिरूनी हो गए, उतबी हो गए, इसमें देख रहे हैं बैहाकी, एक फिरदौसी। अच्छा, इसमें कितने विद्वान हैं? तो सभी विद्वानों की लगभग मैंने चर्चा कर ली है। अल-बिरूनी, उतबी, बैहाकी, फिरदौसी, और ये सब नाम है। इनके बारे में कुछ खास नहीं, केवल नाम जानते रहिए कि ये महमूद गजनबी के दरबार में थे। फारूकी थे, उसरी थे, तुसी थे, उजारी थे, फराद थे। केवल इनका नाम जानते रहिए बस, इससे आपका काम चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ उन पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे जब महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है, महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है, तो जो गौर क्षेत्र महमूद गजनबी के अधीन था, यहीं का एक व्यक्ति है। कौन? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जो इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया? यहाँ पे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कहाँ पर? गौर में। इसके बाद इसने गजनी पर भी कब्जा कर लिया और अब सम्मिलित रूप से यहाँ का शासक कौन बन बैठा? मोहम्मद गोरी। और इसने गजनी में किस वंश की स्थापना की? तो ससबनी वंश की स्थापना की। अब इसका शासनकाल 1175 से लेके 1206 ईस्वी के बीच रहता है। अब जब इसने भी यहाँ पे देखिए ससबनी वंश की स्थापना कर दी, तो इसका भी मूल उद्देश्य क्या होगा
कि जिस तरीके से महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करके अपार धन संपदा को लूटा है और अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, उसी तरीके से ये भी भारत पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसका पहला अटैक कब होता है तो 1175 ईस्वी में। कहाँ होगा, एडी में, एडी मतलब ईस्वी। कहाँ होगा, ये मुल्तान वाले एरिया में होगा। इसके बाद यहाँ जब वो कुछ सफलता पाता है तो उससे उत्साहित हो गए 1178 में अब वो गुजरात पे अटैक करेगा, क्योंकि गुजरात में अटैक करके महमूद गजनबी ने अपार धन संपदा सोमनाथ मंदिर को लूट करके अर्जित किया था। इसलिए वो दूसरा अटैक कहाँ कर रहा है, गुजरात में। लेकिन अब इस समय यहाँ का शासक बदल चुका है। अब गुजरात का शासक कौन है तो मूल राज द्वितीय है। जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पे अटैक किया तो मूल राज द्वितीय ने अपने भाई को इसका प्रतिरोध करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए भेजा। इसके भाई का नाम था भीम सेकंड। भीम सेकंड अपनी मां नयका देवी को भी साथ लेके जाता है। और यहीं पे देखेंगे तो माउंट आबू जो अरावली पर्वत है, इसी पे देखेंगे तो माउंट आबू एक स्थान है। माउंट आबू के पास कास हद के मैदान में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है। इस तरीके से देखेंगे तो भारत में मोहम्मद गोरी की ये पहली पराजय थी। इसके बाद अब ये यहीं पे मोहम्मद गोरी पराजित होने के बाद रुकता नहीं है, बल्कि ये भारत पर आक्रमण करने का सिलसिला जारी रखता है। क्योंकि पराजित होने के बाद इसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि इसको छोड़ दिया जाता है, जिससे ये बार बार भारत पे अटैक कर रहा है। अब देखिए 1191 में तराइन में अटैक करेगा। किसके खिलाफ करेगा तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ करता है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे तो पृथ्वीराज चौहान, ये भारत का मैप है तो आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान वंश जो है ये दिल्ली और अजमेर वाले एरिया में शासन कर रहा था। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। और इसी समय आप देखेंगे तो कन्नौज में किस वंश का शासन है, गढ़वाल वंश का शासन है। अब यहाँ का दिल्ली और अजमेर के चौहान में एक शासक है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और यहाँ पे देखेंगे कन्नौज में तो गढ़वाल वंशी शासक जयचंद है। इसमें आपस में प्रतिद्वंदिता रहती है। क्यों? क्योंकि जो जयचंद की पुत्री है संयोगिता, इसको पृथ्वीराज थर्ड जो है वो भगा के ले जाता है और शादी कर लेता है, जिससे ये नाराज हो जाता है। कौन? तो जयचंद नाराज हो जाता है, जयचंद नाराज हो जाता है। अब जयचंद के पास इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो अकेले पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला कर सके, इसलिए उसने इस पर आक्रमण करने के लिए किसको आमंत्रित किया तो मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया। अब मोहम्मद गोरी आता है तराइन के मैदान में। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में प्रथम युद्ध होता है, जिसमें ये जो मोहम्मद गोरी है इसकी पराजय होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने आप देखेंगे मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी फिर से अटैक करता है एक साल बाद 1192 में फिर से अटैक करेगा। किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। अब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिर से अटैक होगा। तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध होता है 1192 में। इस बार आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। किससे? मोहम्मद गोरी से। लेकिन मोहम्मद गोरी की खास बात यह थी कि वो पृथ्वीराज चौहान को छोड़ता नहीं है, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। इस तरीके से जयचंद ने अपना बदला ले लिया। किसको? तो बुलाया किसको? मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी खुद ही पराजित हो जाता है, लेकिन चौहान उसे छोड़ देता है। लेकिन दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है तो मोहम्मद गोरी ने उसकी हत्या कर दी। अब मोहम्मद गोरी अगला अटैक जयचंद पर ही करता है। जिसने मोहम्मद गोरी को बुलाया था उसे के ऊपर 1194 ईस्वी में अटैक करता है मोहम्मद गोरी। तो वो कौन है? गढ़वाल वंशी शासक कन्नौज का है। ये कौन है? जयचंद। अब इन दोनों के बीच युद्ध होगा चंदावर में। चंदावर में युद्ध के दौरान आप देखेंगे जयचंद की पराजय होती है, इसकी हत्या कर दी जाती है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये अटैक करते करते कहां तक कब्जा कर लिया है
ये गंगा यमुना का दोआब जो देख रहे हैं, दोआब वाले रीजन तक अटैक करके कब्जा किया है। किसने? मोहम्मद गोरी ने। इसका अंतिम अटैक 1205 में जाटों और खोखरों के बीच होगा, जहां ये किया था। लेकिन जब यहां से ये वापस होके गजनी जाता है तो इसी सिंध नामक जो नदी गई है, या आप कह सकते हैं सिंध नदी के पास ही सिंध में एक क्षेत्र है दमयंक। इसी दमयंक नामक स्थान पे इसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन गजनी वापस लौटने से पहले ही यह अपने जीते गए प्रदेशों को अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके तब वो वापस जाता है। अब इसका जीता गया प्रदेश आप देखेंगे, ये है पंजाब, ये है मुल्तान, ये है सिंध। इसी के बगल में आप देखेंगे ये है दिल्ली, ये है कन्नौज, ठीक है। यहीं पे आप देखेंगे ये है लाहौर। तो इन सब क्षेत्रों का शासन किसे देता है? ये इन सब क्षेत्रों का शासन अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके जब वापस जाता है तो सिंध के दमयंक नामक स्थान पर, सिंध नदी के क्षेत्र के पास आप देखेंगे दमयंक नामक स्थान है, उसी पे इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या के बाद इन क्षेत्रों पर प्रशासन का काम कौन करेगा? यहाँ का शासक कौन बनेगा? तो यहाँ का शासक इसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक आप देखेंगे तो किस वंश की स्थापना करेगा? चूंकि ये गुलाम था तो आप देखेंगे गुलाम वंश की। बाद में कुछ विद्वानों के अनुसार गुलाम वंश को चेंज करके ममलूक वंश भी कह दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी राजा हैं, इसमें जितने भी शासक हैं, सभी गुलाम नहीं थे। कुछ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए यहाँ पे शासक हुए हैं, इसलिए सबको गुलाम वंश के अंतर्गत लाना उचित नहीं है। तो इसे गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कौन करता है? तो मोहम्मद गोरी के एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अब ये कब करता है? तो 1206 ईस्वी में। अब यहाँ पे हो गई है गुलाम वंश की स्थापना। लेकिन अब हम गुलाम वंश की चर्चा अगले वीडियो में आपसे करेंगे। अब मध्यकालीन भारत हमने स्टार्ट कर दिया है। अब एक तरफ हम आधुनिक भारत की श्रृंखला लेके आगे चलेंगे, दूसरी तरफ मध्यकालीन भारत भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।